Hello students, today we will be dealing with the chapter Central Bank of Macroeconomics. ये चैप्टर CBSE ISC के क्लास 12 में है और अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से हो या फिर NIOS से हो या फिर इग्नू का भी बैचलर या मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा बैंकिंग सिस्टम के बारे में और खास करके सेंट्रल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के बारे में अगर डिस्कस करें और कुछ कुछ पॉइंट अगर दिमाग में रखें तो सबसे पहला क्या इसका मीनिंग आता है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक एपेक्स बॉडी होता है। ठीक है, एपेक्स का मतलब होता है जो सबसे ऊपर हो, टॉप बॉडी या टॉप अथॉरिटी। और ये क्या करता है, सबसे पहला काम कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट्स कंट्रीज बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर। और इसी बैंक को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसमें बहुत सारा वर्ड यूज किया गया है। जैसे कमर्शियल बैंक को या फिर सेंट्रल बैंक के अंदर जो भी मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन का मतलब जिसमें पैसे का लेन देन होता हो, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मनी टेक्स प्लेस आइदर बाय बोरोइंग और लेंडिंग, तो इसको कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा। और यहाँ एक वर्ड है रेगुलेट। अब से आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक जो है, अब से इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। तो ये रेगुलेट भी करता है। रेगुलेट इन द सेंस कि अगर कमर्शियल बैंक ने कोई भी चीज ऐसा किया जो रूल्स को ब्रेक करता है तो इसमें सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, फाइन्स भी लगा सकता है। अगर आप न्यूज वगैरह थोड़ा पढ़ोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि सेंट्रल बैंक ने फाइन किया है HDFC को, न्यूज आते रहता है, या फिर SBI को। ठीक है, तो ये सब कमर्शियल बैंक है और ये जब भी कुछ ऐसा नियम तोड़ते हैं जो इनके दायरे के बाहर है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, तो सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में आरबीआई है, इट पॉजिटिवली आइडेंटिफाइज इट और इसे फाइन भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जितना भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री है उसका एक सेंट्रल बैंक होता ही है। इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये वही यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, जिसने कॉलोनी बनाया था इंडिया को और सारा पैसा यहाँ से प्लंडर करके लेके गए थे। और इंडिया में जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एक रिजर्व बैंक आरबीआई इंडिया में है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन इस्टेब्लिश होने के पहले क्या होता है ना, इसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है। जो बिल वगैरह है उसको पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है। तो ये जो आरबीआई बना तो है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट जो है वो 1 साल पहले पास हुआ था, दैट इज 1934 को। ठीक है, उम्मीद है सेंट्रल बैंक क्या होता है और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है ये आप समझ गए होंगे। ये सब ओवरव्यू है, हालांकि ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो, बट आरबीआई के बारे में जान रहे हैं तो इसका कुछ फैक्ट्स और जो फाउंडेशंस होता है इसको जान के रखना चाहिए। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। ठीक है, और इसे परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। कौन से ईयर में, 1937 में इसे मूव करा दिया गया। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर गवर्नर सिट्स। अगर गवर्नर का बात करें तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक का वो गवर्नर है, और करंट में गवर्नर कौन है अभी, शक्तिकांता दास। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप एड ऑन करके लिख देंगे तो आपको नंबर थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन ये सब याद रखिएगा, ये अपडेटेड होना चाहिए। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये आरबीआई के ही वेबसाइट से मुझे डेटा मिला है, तो ये अभी है, हो सकता है कुछ समय बाद ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस समय आप अपडेटेड रहिएगा थोड़ा। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है, पहले जो है ये प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब प्राइवेट ओनरशिप था। लेकिन 1949 में जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, कमर्शियल बैंक में, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी 1949 में, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइजिंग द बैंक्स। उस समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फुल्ली क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। Then we have the Reserve Banks of India. The Reserve Banks affairs are governed by Central Board of Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें से कुछ का 5 का नाम मैंने यहाँ लिखा है, और भी होते हैं। जब ये आरबीआई के वेबसाइट में जाएंगे आप उसको 15 मेंबर्स होते हैं शायद, कोर मेंबर्स, तो उनका आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो हमें एकदम हर हालत में याद रहना चाहिए, गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांता दास अभी के समय में। ठीक है,
और इन्हें जो चुना जाता है ना, मतलब अपॉइंट किया जाता है, तो इसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही इन्हें क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कुछ और 5 मेंबर्स का बात करें, जो डिप्यूटी गवर्नर है उसमें क्या है, एमडी पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रवि शंकर और श्री स्वामीनाथन जे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, श्री श्री लगाते जाइएगा नाम के आगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचा पोस्ट जो है कंट्री का होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके नाम के आगे श्री लगता है। उम्मीद है आपको इसका बैकग्राउंड भी समझ में आ गया होगा। और इसका लोगो अगर आप देखोगे तो एक पाम ट्री है और एक शेर दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आरबीआई का लोगो है। और अभी ये कहाँ पर है? फिलहाल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो इतना इसका बैकग्राउंड जो है आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो हमें पढ़ना है ये आपसे चालू हो रहा है कि मेन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। और इंडिया में जब बात करें तो इंडिया में हम लोग ये सारा फंक्शंस देखेंगे आरबीआई जो परफॉर्म करता है। ठीक, चलिए, सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी में क्या है कि सेंट्रल बैंक की सोल अथॉरिटी है। सोल का मतलब होता है इकलौता, अथॉरिटी है जो पेपर्स, नोट्स या करेंसी वगैरह इशू करता है। लेकिन याद रखिएगा, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। आरबीआई जो है 1 रुपए का नोट और कॉइन इशू नहीं करता। ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। 1 रुपया का जो नोट और कॉइन है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इशू करता है। ठीक है, एक और बात जान के रखिए कि आरबीआई जो नोट इशू किया है ना, उसके बदले में इसका ऑब्लिगेशन है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस रहने के लिए, मतलब जो आरबीआई नोट इशू कर रहा है उसमें पब्लिक का फेथ तो है ना, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, अगर आप नोट देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा आई गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रॉमिस टू पे। हर नोट में लिखा रहता है ये वर्ड, प्रॉमिस टू पे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो नोट कोई भी नहीं लेता है ना, तो आप आरबीआई के पास जाइए, वो उसको एक्सेप्ट करके उसके बदले में आप जो चाहते हैं वो आपको दे देगा। तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जितना नोट आप इशू कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप जो है 100 रुपया का नोट इशू कर रहे हैं, तो उसके बराबर बराबर कंट्री के पास या आरबीआई के पास एसेट होना चाहिए। क्योंकि अगर एसेट होगा तभी तो बैकअप करेंगे हम लोग। नहीं तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आरबीआई अपने मन से जितना भी इशू करना चाहे कर दे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए मतलब कि 100 रुपया के बदले में आरबीआई के पास जो नोट इशू कर रहा है उसमें 100 रुपया का क्या होना चाहिए? आरबीआई के पास एसेट्स होना चाहिए। ठीक है, और ये एसेट्स में क्या क्या आता है? गोल्ड कॉइन आता है, फॉरेन सिक्योरिटी आता है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटीज आता है। डोमेस्टिक गवर्नमेंट का मतलब यहाँ सिंपल मतलब है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और आपका गोल्ड बुलियंस वगैरह भी आता है। ठीक, अच्छा, आरबीआई या फिर जो रेट सेट करते हैं ना कि कितना इशू करना है, ये करना है, ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो उसके साथ पहले ये लिंक किया जाता था, अभी ये गोल्ड से लिंक किया जाता है। ये किससे लिंक किया जाता है? गोल्ड से। इसका मतलब आरबीआई को जब भी पैसा प्रिंट करने का रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी ऑर्डर देता है कि आरबीआई आप एक काम करिए, 10,000 करोड़ रुपया प्रिंट कर दीजिए, तो आरबीआई ऐसे प्रिंट नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई अपने मन से प्रिंट नहीं करता उसको। गवर्नमेंट क्या करता है, जितना उसको प्रिंट करवाना है गवर्नमेंट को, उतना वर्थ का एसेट या फिर गोल्ड गवर्नमेंट क्या करता है? आरबीआई के पास जमा रखता है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये समझ गए। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। दिस मीन्स दैट व्हेन गवर्नमेंट इनकर्स डेफिसिट इन द बजट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, डेफिसिट इन बजट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं कि गवर्नमेंट को जब भी डेफिसिट होता है, देखिए बजट है, बजट में पैसे के इनफ्लो को दिखाया जाता है और पैसे के आउटफ्लो को दिखाया जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कहीं से पैसा रिसीव होगा, जिसको हम रिसीप्ट्स बोलते हैं, और उसी पैसे को गवर्नमेंट क्या करेगा? खर्चा करेगा, जिसको हम लोग पेमेंट बोलते हैं। सिंपल सा बात है ना, सरकार के पास पैसा आएगा, टैक्स से ले या उधारी ले, कहीं से भी ले, रिसिप्ट होगा और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको खर्चा करेगा, सीधा सा बात है। तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपका पेमेंट साइड ज्यादा है। इसका मतलब आप खर्चा तो कर रहे हैं 100 रुपये का, लेकिन आपके पास रिसीव हो रहा है टैक्स से या नॉन टैक्स आइटम से 80 रुपए। तो इसका मतलब 20 रुपए गवर्नमेंट को और कहीं से चाहिए ना, तभी ना फाइनेंस करेंगे बजट को। तो इसी को बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके पास कि वो क्या कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं।
बोरो कर सकते हैं किससे? सेंट्रल बैंक से। कब बोरो करेंगे? जब डेफिसिट बजट बनेगा। और एक फैक्ट आप याद करके रखिए, जब हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12 में बजट के बारे में भी पढ़ना है, तो हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का जो बजट बनता है ना, वो डेफिसिट बजट ही बनता है। डेफिसिट बजट का मतलब बहरहाल हमारा यही सिचुएशन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों से हमें रिसीप्ट कम मिलता है, हमें मतलब गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग हैं बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में याद रखिएगा सेंट्रल भी आ जाएगा और आपका स्टेट भी आ जाएगा। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या क्या काम करता है उसे अब देखना है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है सबसे पहला काम क्या करता है कि टू कीप कैश बैलेंसेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स एज अ करंट अकाउंट। जैसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो मतलब मोदी सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे हम झारखंड से है तो अभी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गवर्नमेंट है, तो मान के चलिए कि बीजेपी को अगर पैसा रखना होगा, बीजेपी को रखना होगा मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा है, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा रखना होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब किसी भी राज्य के सरकार को अगर पैसा रखना होगा तो वो किसके अकाउंट में रखेगा? वो एसबीआई के पास तो रखेगा नहीं, तो वो कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा, करंट अकाउंट में। ठीक, उसके बाद क्या है, इट एक्सेप्ट्स रिसीप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कैरीज आउट एक्सचेंज रेमिटेंस ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सरकार को अगर कहीं से पैसा मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। मान के चलिए इंडियन एम्बेसडर रशिया गए, ठीक है, और रशिया को बोला कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पर आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। ठीक है, जब वो अच्छा से बन जाएगा तो उससे जब इनकम जनरेट होगा तो आपको भी पैसा मिलेगा। तो रशिया क्या करेगा, रशिया पैसा इन्वेस्ट करने खोजेगा। अब जैसे ही पैसा इन्वेस्ट करने खोजेगा तो रशिया जो है इंडिया को क्या भेजेगा, पैसा भेजेगा। तो सरकार जो है वो पैसा कैसे लेगा, तो सरकार क्या करेगा, आरबीआई को डायरेक्शंस दे देगा कि रशिया से पैसा आने वाला है, यहाँ जो हमने करंट अकाउंट पढ़ा ना, यहाँ जो करंट अकाउंट बना है, ये करंट अकाउंट का नंबर आरबीआई क्या करेगा, सेंड कर देगा, और उसी के बदले वो क्या हो जाएगा, पैसा रिसीप्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह सोचिए, किसी दिन पाकिस्तान आया, बोला कि हमें पैसा चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को बोला, तो इंडियन गवर्नमेंट सोचेगा कि चलो पड़ोसी है और भी खास रिश्ता है इससे, तो पैसा दे देते हैं। तो पैसा देगा तो गवर्नमेंट थोड़ी पैसा देगा, गवर्नमेंट का पैसा तो आरबीआई के पास है ना, तो आरबीआई क्या करेगा, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसमें सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इसी तरह रिसीप्ट एंड पेमेंट का काम भी करेंगे, साथ ही साथ एक्सचेंज का काम भी करते हैं। एक्सचेंज का काम भी वही, लेना देना, लेन देन का काम। और रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है कि कभी पैसा चुकाना, जिसका पैसा बाकी हो उसको चुकाने को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। और रेमिटेंस किसका करेगा भाई, पब्लिक डेट का। अब पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टोटल लाइबिलिटीज बोरोड बाय गवर्नमेंट टू मीट इट्स बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट में जो अनाउंस करते हैं ना, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा का रेमिटेंस कौन करेगा, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई करेगा। देन वी हैव, ये क्या करता है, लोन भी देता है। किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। कौन से बेसिस में, टेम्पोररी पीरियड्स में। ठीक है, मतलब अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम नॉर्मल बैंक में जाएंगे, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब में जाएंगे। सरकार को अगर पैसा का जरूरत होगा कोई प्रोजेक्ट में, सरकार भी उधारी लेता है, तो उसे कोई पैसा का जरूरत होगा तो वो क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट विल गो इन फ्रंट ऑफ आरबीआई। और आरबीआई भी ऐसे ही पैसा नहीं दे देगा, जैसे हम लोग जाते हैं गोल्ड लोन लेने तो बदले में गोल्ड रखते हैं ना, मॉर्गेज रखते हैं कुछ, तो यहाँ पर भी आपका जो आरबीआई है वो क्या करेगा, ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल बैंक जमा करेगा। जमा करेगा इट मीन्स वो सरकार से लेगा, तब जाके जितना का ट्रेजरी बिल है उसका पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक, अच्छा एक काम देखिए यहाँ पर, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट। ठीक है, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट है, सरकार पैसा खर्चा कर रहा है, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, उसका मैनेजमेंट भी आरबीआई करेगा। और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कि यहाँ पैसा खर्चा कीजिए, आपने वहां पैसा खर्चा किया तो आपके पास इतना बचा। तो एक मैनेजमेंट की तरह भी ये काम करेगा और ये एक एडवाइजर की तरह भी काम करता है।
एडवाइजर की तरह काम कैसे करता है कि जितना भी फाइनेंशियल मैटर्स होता है या मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब पैसा से रिलेटेड या इकोनॉमिक मैटर, तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर तीनों का मतलब ही यही है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें इकोनॉमी या फिर पैसा अंदर बाहर हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है या फिर बढ़ घट रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है आरबीआई का जो मेन हम लोगों ने पढ़ा ना, आपका जो कोर मेंबर्स होता है उसके साथ मीटिंग रखता है और उसके बाद आपका पॉलिसीज वगैरह निकालता है। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइड हो गया हम लोगों का। इसके बाद अगर जाए तो उसके बाद आपका है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, जैसे हमारा बैंक एसबीआई है, तो एसबीआई का बैंक कौन है? आरबीआई है, याद रखिएगा। जितने भी हमें यहाँ पर कमर्शियल बैंक दिख रहे हैं उनका बैंकर कौन है? उन सब का बैंकर है आरबीआई। ये बात आपको याद रखना है। सीधा सीधा फॉर्म में अगर बात करें तो जितना भी कमर्शियल बैंक है या जो भी हमें बैंक देखने को मिलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबीस, उन सब के पिताजी कौन है? आरबीआई है। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जो है सुपरवाइज भी तो करते हैं कि बाबू ये करो ये मत करो, तो उसी को हम लोग देखते हैं। ये एज अ बैंकर्स बैंक ये 3 फंक्शन परफॉर्म करता है बस। मतलब 3 फंक्शन जो है करता है, इसको याद रखिए आप। ये थोड़ा यहाँ पर इंक जो है इसको थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। थोड़ा सा मैं इंक को बदल देता हूँ। ठीक है, सीआरआर का मतलब क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? मान के चलिए आपका अकाउंट जो है एसबीआई में है, वहां पर जाके आपने डिपॉजिट किया 100 रुपया। अब एसबीआई क्या करेगा? इसी पैसे से लोन देगा। लेकिन आरबीआई क्या बोलता है? आप लोन दीजिए लेकिन पूरे 100 रुपया का मत दीजिए, एक काम करिए खाली 60 रुपया का लोन दीजिए। ठीक है, और जो बचा 40 रुपया बचा है उसको आप बचा के रखिए इमरजेंसी के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर मांगने आ गया तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये जो बचा हुआ 40 रुपया है, इसका जो पार्ट मान के चलिए इससे भी आप 25 रुपया क्या कर रहे हैं, आरबीआई बोलता है भाई तुम मेरे पास जमा रखो। ठीक है, तो वो 25 रुपया जो आरबीआई के पास जमा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में अच्छा ये समझ में नहीं है तो थोड़ा सबर कर लीजिए। इसके बाद जब हम लोग मनी सप्लाई पढ़ेंगे ना, इसके बाद ही स्लाइड में आने वाला है, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। बाकी ये इसका बेसिक है जिसको आप समझ के रखिए, यही होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जब कहीं से आपको पैसा ना मिले तब आप किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। लेंडर है ना, लेंडर का मतलब जब भी आपका कमर्शियल बैंक को पैसा का जरूरत होता है और उसके लिए सारा दरवाजा बंद हो जाता है, तो उसको पैसा कौन देता है? ठीक है, एसबीआई को मान के चलिए बहुत पैसे का जरूरत है अभी, वो सब जगह से देख लिया उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? पिताजी के पास जाएगा। और बैंक का पिताजी कौन है इंडिया में? आरबीआई है, तो आरबीआई उसको पैसा देगा। उसके बाद बात करें क्लियरिंग हाउस का। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? जैसे हमारा नॉर्मल कंज्यूमर का जो अकाउंट रहता है, नॉर्मल कंज्यूमर का जो अकाउंट रहता है वो कमर्शियल बैंक के पास रहता है ना। जैसे आपका अकाउंट कहाँ ही होगा, या तो एसबीआई में होगा या आरबीआई, सॉरी आरबीआई में तो नहीं होगा, बैंक ऑफ इंडिया में होगा, एचडीएफसी में होगा, ऐसा होगा ना। तो कमर्शियल बैंक का जितना भी अकाउंट है वो कहाँ होता है? वो होता है आरबीआई के पास। इसका मतलब क्या है कि एसबीआई को अपना अकाउंट खोलना है कैश रिजर्व को जमा करने के लिए, जो 25 रुपया जमा करेगा ना, तो आरबीआई के पास उसका अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट रहता है ना वो किसके पास खोलेगा? आरबीआई के पास। अब ये क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही बार में समझ जाएँगे मुझे उम्मीद है। जैसे मान के चलिए 2 बैंक है, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इन दोनों का अकाउंट जो है किसके पास खुला है? इन दोनों का अकाउंट खुला है आरबीआई के पास। अब क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है कि एसबीआई ने मान के चलिए कभी-कभी बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ का लोन दिया होगा, ठीक है? मान के चलिए ऐसा सिचुएशन है, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ का लोन दिया, ठीक? अब बैंक ऑफ इंडिया को ये चाहिए होगा, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर एसबीआई के पास नहीं जाएगा, ये चल जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास चल जाएगा। आरबीआई को बोलेगा कि वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि एसबीआई का 100 करोड़ मुझे देना है। एसबीआई को बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा। अब देखिए आरबीआई के पास क्या है? बैंक ऑफ इंडिया का भी अकाउंट है और एसबीआई का भी अकाउंट है। तो आरबीआई सिंपली क्या करेगा, जैसे हम लोग बैंक में जाके ट्रांसफर करते हैं ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा, तो आरबीआई क्या करेगा? 100 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया से निकाल के एसबीआई के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इसी फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए इकोनॉमी में क्या होता है ना
इकोनॉमी में दो कंडीशन आता है, इन्फ्लेशन और आता है हमारा डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल जो है घट जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि किसी चीज का दाम मान के चलिए 10 रुपया है, तो बढ़ के वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, किसी चीज का दाम 10 रुपया है तो घट के कितना हो जाता है, 8 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन तो खराब है, लेकिन डिफ्लेशन अच्छा है, चीजों का दाम गिर जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिफ्लेशन भी क्या है, बराबर बराबर तरीके से खराब है, क्योंकि चीजों का दाम घटेगा ना तो फिर दिक्कत आएगा इकोनॉमी में, जिसको हम लोग, एक चैप्टर है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, मनी सप्लाई से ही रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप जान के रखिए, इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन आए या तो डिफ्लेशन आए, दोनों ही कंडीशन क्या होता है, खराब होता है, अच्छा नहीं होता। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन खराब है तो जनरल टर्म्स में ये माना जाता है कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, एक टर्म आता है इन्फ्लेशन का, टाइप है हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जहां पर दाम 10 से 20 40 50 60 ऐसे हो जाता है। और एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब 2010 में किसी चीज का दाम 10 रुपया था, फिर 11 में 11 रुपया हुआ, फिर 12 में 12 रुपया हुआ, मतलब बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ने से क्या होता है ना, इंसान का जो बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बढ़ता है। तो इकोनॉमी के लिए ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ना, ये अच्छा होता है। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन खराब है, डिफ्लेशन तो खराब है ही है। कभी भी किसी चीज का प्राइस गिरे तो चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसमें मनी सप्लाई का क्या रोल है, आप ध्यान से समझिए। मनी सप्लाई का इसमें जो रोल है, इसको हमें अभी समझना होगा। चलिए, मनी सप्लाई का इसमें क्या रोल है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है ना, हमारे जनरल पब्लिक जो है, उनके हाथों में कितना पैसा आ गया है, इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपके पास मनी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाए, मतलब आपके पास, मतलब क्या, इंडिया में मान के चलिए 100 लोग हैं, पूरे 100 लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ गया। इसका मतलब पहले लोग काम करते थे तो 10 रुपया मिलता था, अभी काम कर रहे हैं तो 20 रुपया मिल रहा है, मान के चलिए। तो मनी सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा ना, लोग चीजों का डिमांड ज्यादा करेंगे। समझ में आ गया, सबके पास पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड जो है इंक्रीज कर देंगे अपना, सीधा सा बात है, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिमांड इंक्रीज होगा ना, तो प्रोडक्शन जो होगा एक स्टेट में जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन हम लोग क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे। क्योंकि रिसोर्सेज भाई अनलिमिटेड थोड़ी है, इकोनॉमिक्स तो हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, कि लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर की हम इकोनॉमिक्स ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड सबका बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी होंगे हर चीजों के लिए। अगर आपके पास, सबके पास, मान के चलिए आप 10 दोस्त गए और पहाड़ में गए घूमने के लिए, आपको भूख लग गया बड़ी जोर, और पहाड़ में क्या है, मैगी बनाने वाला एक आदमी है, वहां गए 10 लोग हैं, लेकिन मैगी का जो पैकेट है एक ही है। अब वो बोला कि भाई कौन खाएगा देख लो, तो सीधा सा बात है ना, वो 10 में से जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा दे के उसको खा लेगा, क्योंकि उस समय उसको डेस्पिरेशन रहेगा ना कि ये मेरे को अपना पेट भरना है, बाकी 9 लोगों का मुझे नहीं देखना है। तो इस केस में क्या होगा, सबके पास पैसा होगा ना, तो सब बोलेंगे, मैगी का दाम 10 रुपया रहेगा तो एक बोलेगा कि चलो 15 रुपया ले लो हमको दे दो, दूसरे के पास भी पैसा है तो बोलेगा 20 रुपया लो हमको दे दो। यहाँ पर मैगी जो है एज अ रिसोर्स वो लिमिटेड है, एक ही पैकेट है। तो इसके बाद मान के चलिए जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है 30 रुपया, वो उसको ले लेगा। क्यों ले लेगा भाई, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर पे करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मनी सप्लाई बढ़ने से अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। तो जिसको जिसको ये लगता है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स है बहुत जन, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो बोलते हैं आरबीआई अगर नोट प्रिंट करता है तो ऐसा क्यों नहीं करता, सारे गरीबों को क्या कर दे, 1-1 करोड़ रुपया दे दे। ठीक है, तो सारे गरीबों को 1-1 करोड़ रुपया दे देंगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा, देखो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो जो दूध का पैकेट आप 29 रुपया में खरीद रहे हैं ना, वो दूध का पैकेट आपका 2000 का भी हो जा सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, पेनिनसुएला नाम का एक जगह है, वहां पर आया था भाई हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत तगड़ा आया था, उसमें दूध का दाम बढ़ गया था। वॉर के टाइम में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इसको रिलेट करते हैं आप हिस्ट्री के साथ। वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा हुआ था ना कि ब्रेड का, एक एक ब्रेड का दाम इतना बढ़ गया था ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब जो ब्रेड मान के चलिए 5 रुपया में मिलने वाला था, उसका दाम 500 हो गया था, और गरीब लोग इसको खरीद ही नहीं पा रहे थे। क्यों,
क्योंकि रिसोर्सेज जो था उस समय, ब्रेड जो था रिसोर्स था खाने का, और इन्हें पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वॉर के जो सिपाही है उनके लिए भेज दिया जाता था, लोगों के लिए कम बचता था। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, इन्फ्लेशन का बहुत टाइप होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या समझना है, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है या बढ़ता है। ठीक इसी तरह मनी सप्लाई अगर घट जाए तो फिर क्या आएगा, ठीक इसका उल्टा, डिफ्लेशन आएगा। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा है? जी बिल्कुल नहीं है, दोनों ही कंडीशन इकोनॉमी के लिए बेकार है, जैसा मैंने पहले ही कहा था। तो इससे लड़ा कैसे जाए, कोई भी इकोनॉमी जो होता है इससे लड़ेगा कैसे? ठीक है, अच्छा इकोनॉमी इससे लड़ेगा कैसे? इकोनॉमी के पास दो हथियार है। ठीक है, इकोनॉमी के पास दो हथियार है, एक हथियार का नाम है फिस्कल पॉलिसी। ऑब्वियस सा बात है, ये गवर्नमेंट या फिर आरबीआई क्या करेगा, पॉलिसी ही बनाएगा, तो पहला पॉलिसी का नाम क्या है, पहला हथियार का नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसी। दूसरे हथियार का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये नाम आपने पहला बार अगर सुना होगा तो लग रहा होगा कि सर ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो डरने का बात नहीं है बाबू, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं है। ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी काम क्या करता है, मनी सप्लाई को जब बढ़ जाए या घट जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी को लाया जाता है उसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसमें आप एक को चीज याद रखना है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाया मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे, और आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जिस पॉलिसी को लाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, यही इसका मतलब है और ज्यादा कुछ नहीं है। आइए इसको देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा मॉनिटरी पॉलिसी का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो ये जितना भी है ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, ये हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज जो पढ़ रहे हैं दिस विल कम अंडर द मॉनिटरी पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाई और एड्रेस्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट सब एकदम बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है मनी सप्लाई का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाई की उठा के देखें तो ये सब कॉन्सेप्ट से मीनिंग डेफिनेशन ये सब पूछा गया है। ठीक है, और मैं इसे बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नाउ स्टार्टिंग विथ व्हाट इज अ रेपो रेट। सी रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है ना, रेपो रेट का मतलब होता है सेंट्रल बैंक जो है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है जिस रेट पर मनी लेंड करता है मतलब उधारी देता है कमर्शियल बैंक को, और किस लिए देता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए। ये जो टर्म मैंने हाईलाइट किया है ना ये इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट या रीपर्चेज रेट का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, और लॉन्ग टर्म के लिए देगा कि शॉर्ट टर्म के लिए देगा, शॉर्ट टर्म के लिए देगा। तो जिस रेट पे देगा ना, जैसे 2% पे दिया, 5% पे दिया, उसी को हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, और ये सब जो रेट है ना आप आरबीआई के वेबसाइट में जाके अभी करंट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के वेबसाइट में ये दिया रहता है, या एक ऐप आता है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, रेपो रेट या रीपर्चेज रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देगा कि शॉर्ट टर्म के लिए देगा, आंसर है शॉर्ट टर्म के लिए देगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधा आ जाइए, इसमें बीच हम वाले लोग को हम क्या लोग करते पढ़ते हैं हैं। ना, रेपो रेट से सीधा आ जाते हैं बैंक रेट पे। ठीक है, तो बैंक रेट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। और डिस्काउंट रेट क्या होता है, इसमें कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई, इंडिया में क्या है, आरबीआई जो है ये पैसा लेंड करेगा किसको, कमर्शियल बैंक को। लेकिन किसके लिए करेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, रेपो रेट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए करता है ना, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेगा, यहाँ पर ये करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। रेपो रेट और बैंक रेट लगभग लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या जान के रखना है, रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बैंक रेट में क्या होगा, आरबीआई पैसा देगा कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है, और मैं इसका जो पॉइंट्स है हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक रेट जैसे मान के चलिए 5% के लिए दिया या 10% के लिए दिया, इसमें आरबीआई क्या करेगा, लेंड करेगा पैसा, पैसा देगा किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा। लेकिन रेपो रेट में क्या था ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेपो रेट में क्या था, रेपो रेट में था कि शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किस लिए देगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसका एक बार समरी देख लेते हैं। अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया, तो ये होगा आपका रेपो रेट।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए दिया, तो ये हो जाएगा आपका बैंक रेट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसके विपरीत एक आता है रिवर्स रेपो रेट, इसको आप समझिए। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है ना, रिवर्स रेपो रेट में कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो बोरो करता है पैसा। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, पैसा बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। रेपो रेट में क्या था, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के समय क्या होता है ना, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और उस केस में क्या होता है कि आरबीआई जो रहता है उसको मनी सप्लाई कम करना रहता है। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए कमर्शियल बैंक से वो पैसा ले लेता है, ताकि वो लोगों को क्या ना दे पाए, लोन नहीं दे पाए। अगर लोन नहीं देगा तो फर्दर मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है, जो मेरा आरबीआई है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है वो आपको कॉमन पीपल को, कॉमन पब्लिक को सेल करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो सेल दूसरा हो गया, एक मिनट। कॉमन पब्लिक को क्या करेगा, वो सेल करेगा या फिर उन्हीं से क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अपना सिक्योरिटी बेचना है जनरल पब्लिक को। यहाँ पर ध्यान रखिए, गवर्नमेंट को जब भी अपना सिक्योरिटी बेचना रहता है, किसको, जनरल पब्लिक को, मतलब मुझे या आपको, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं बेचता है, वो किसका हेल्प लेता है, सेंट्रल बैंक का हेल्प लेता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक फिर कमर्शियल बैंक का हेल्प लेता है, और इसी तरीके से गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज है उसको खरीदा या बेचा जाता है गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में। लेकिन उसके बीच में जो इंटरमीडिएटरी का काम करता है वो करता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ठीक है। अभी जब मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इन सब का यूजेस पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक। उसके बाद मेरा आ जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, उसका एक और नाम है आपका वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। इसमें याद रखिएगा, इसमें एक CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, और एक होता है आपका SLR होता है, ठीक है। दोनों का ही मतलब बहुत सामान्य है, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देखिए, जैसे मान के चलिए किसी कस्टमर ने SBI के पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ठीक है। 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया ना, तो SBI क्या करेगा, 60 रुपीज़ रख लेगा, किसके लिए, लोन देने के लिए, क्योंकि अगर लोन देगा तभी तो SBI पैसा कमाएगा। तो बचा हुआ 40 रुपये का क्या होगा, बचा हुआ 40 रुपये में से मान के चलिए जो 15 रुपया है SBI ने अपने पास रख लिया, ओन, ठीक है, अपने पास रख लिया। और कितना हो गया, 25 रुपये। 25 रुपये इसने क्या किया, अपना जो आरबीआई के पास करंट अकाउंट है ना उसमें डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, उसमें डिपॉजिट करा दिया। तो एसबीआई ने अपने पास जो पैसा रखा, टोटल डिपॉजिट का, जो टोटल डिपॉजिट 100 हुआ था ना, उसका जितना पैसा एसबीआई अपने पास रखेगा उसको हम लोग बोलेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये कितना है, अगर 100 का 15 ये रखता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ना कि SLR कितना परसेंट है, 15% है। मतलब SBI के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसका 15% वो क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, आरबीआई के पास उसने जो टोटल डिपॉजिट का पैसा जमा किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अगर 100 के ऊपर में ये देखें तो ये कितना हो गया, 25%। और 60% ये क्या कर रहा है, लोन के लिए यूज कर रहा है। बहुत सिंपल है, टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ओन, ठीक है, अपने पास रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं, ठीक है। और आपका टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CRR बोलते हैं, ठीक। अब इसके डेफिनेशन में आते हैं। आपने एग्जांपल समझ लिया, डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, CRR का मतलब क्या है, मिनिमम परसेंटेज, जैसे कि यहाँ 25% हमने किया है ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब ये जो 100 रुपया जमा किया, कमर्शियल बैंक हैव टू कीप, कमर्शियल बैंक यहाँ हमने एसबीआई को लिया था, हैव टू कीप विथ सेंट्रल बैंक, और यहाँ सेंट्रल बैंक बोले तो मतलब क्या है, आरबीआई के पास। तो टोटल डिपॉजिट का वो पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। सिंपल सा टर्म है। और एसएलआर का मतलब क्या है, ये भी आपका मिनिमम परसेंटेज है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन विथ देमसेल्व्स, मतलब आपका
टोटल डिपॉजिट का जितना पैसा एसबीआई ने अपने पास रखा, ओन अपने पास रखा, उसको क्या बोलेंगे, एसएलआर बोलेंगे। ठीक है। और मनी सप्लाई जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि एसएलआर बढ़ता है, घटता है, कैसे बढ़ता है, इन्फ्लेशन के समय में बढ़ता है या डिफ्लेशन के समय में। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का। ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को समझने के पहले चलिए फिर से एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया एक बार तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए आप अपने आसपास के बैंक, जैसे आपके पास मान के चलिए आपके आसपास क्या है, बैंक ऑफ इंडिया है। आपको अर्जेंटली लोन का ज़रूरत है। ठीक है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में गए और बैंक ऑफ इंडिया में जाके क्या किया, आपने क्या किया, ₹1 लाख का आपने गोल्ड दिया। ठीक है, 1 लाख का क्या कर दिया, गोल्ड आप लेके गए बैंक ऑफ इंडिया में और कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए। तो एक बात याद रखिए, बैंक ऑफ इंडिया ना कभी भी आप जितना डिपॉजिट करते हैं ना, जितना आप मॉर्गेज करेंगे, मॉर्गेज का मतलब होता है बंधक रखना। ठीक है, आप जितना भी अपना एसेट्स को बैंक के पास जमा रखेंगे ना, उससे आपको कम लोन मिलेगा। मतलब यहाँ जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया के पास 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखा तो आपको 1 लाख लोन नहीं मिलेगा। आपको या तो 80,000 या 85,000 या 90,000 वैसे लोन मिलेगा। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमको लोन कितना मिल रहा है, 80,000 का। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पैसा चाहिए था, आपने बैंक में गए, बैंक वाला बोला कि आप कुछ गिरवी रखने के लिए लाए हो, तो आपने कहा जी मेरे पास गोल्ड है, और गोल्ड कितने का है, 1 लाख का है। वेल एंड गुड। सो बैंक by depositing your gold as mortgage will give you only 80,000। only 80,000 का मतलब it will give you less than 1 lakh। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, अच्छा ये 6 जैसा लग रहा है थोड़ा, मैं थोड़ा इसको सही कर लूँ। ये जो डिफरेंस है आपका 20,000 का, और ये डिफरेंस क्या है आपका, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो किया था माइनस जो लोन का अमाउंट आपको मिला वो है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया था 1 लाख का, लोन आपको मिला 80,000 का, इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 20,000। तो यही 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच में, लोन अमाउंट के बीच में और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी जो आप ऑफर कर रहे हैं। यहाँ मैंने गोल्ड कितना को ऑफर किया था बैंक को, 1 लाख का। ठीक है, और लोन मेरा कितना पास हुआ, लोन अमाउंट जो मेरा पास हुआ वो है 80,000 का। तो डिफरेंस कितना का आया, यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ गया मेरा 20,000 का। तो यही मेरा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पता समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके अलावा अगर देखें, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई जो था ना, अच्छा मनी सप्लाई बढ़े या घटे उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो स्लाइड्स है आपका, ये 2 स्लाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही हर साल, तो उम्मीद है कि आप ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट हो रहा है तो पूछिए, क्योंकि ये एग्जाम में है कि इन दोनों स्लाइड से 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा मनी सप्लाई से। और जब मनी सप्लाई पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये बढ़ता है घटता है, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ाना पड़ता है घटाना पड़ता है। खैर, अब हम लोग आ जाते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, एक और फंक्शन है इसका, आरबीआई का। इसका मतलब क्या है ना, सेंट्रल बैंक जो है या आरबीआई जो है, ये कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और गोल्ड स्टॉक। कस्टोडियन का मतलब पता है क्या होता है, कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला। ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश टर्म अगर मैं कहूँ, रखवाले को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कस्टोडियन का मतलब होता है हु कीप्स थिंग्स सेफली, इसको बोल सकते हैं ना। तो हम लोग का जितना भी फॉरेन रिजर्व्स है ना, फॉरेन रिजर्व्स में आपका फॉरेन सिक्योरिटीज आ जाएंगे। ठीक है, डॉलर वगैरह आ जाएगा, यूरो आ जाएगा, मतलब ये सब जो फॉरेन के करेंसीज वगैरह है वो सब आ जाएंगे। और साथ ही साथ मेरा गोल्ड का स्टॉक जो है वो आ जाएगा। तो इसको कंट्री के अंदर रखवाली से मतलब अच्छे प्रोटेक्शन में कस्टोडियन बन के कौन रखता है, तो वो रखता है सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में वो हो जाएगा आरबीआई। ठीक, तो ये भी बहुत सिंपल पॉइंट था। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये जो मनी सप्लाई है ना, मनी सप्लाई कंट्रोल करने का 2 और इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ये है। ठीक, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, मॉरल सुएशन और आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अलावा जो हमने यहाँ पढ़ा ना, कहाँ चल गया अब, हाँ, इसके अलावा जो ये 2 पेजेस में हमने पढ़ा, ये है
क्वालिटेटिव होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको हम लोग नंबर्स के तौर पर ला सके। यहाँ पर जो भी देखिए, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, प्लस माइनस कर रहे हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, इसमें रेट दिया है ना। रेट को मतलब क्या है, हम लोग नंबर्स में ला सकते हैं ना, 5% है कि 10% है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कितना है, 5% है कि 10%, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स में ला सकते हैं। तो इसीलिए मनी सप्लाई कंट्रोल करने का ये कौन सा टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स है। ठीक है। और जब हम लोग नंबर्स पे ना ला सके लेकिन फिर भी उस प्रोसेस से हम लोगों ने मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव मेजर्स बोलेंगे। तो ये दो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। और इसके पहले हम लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ये सब जो पढ़ा, ये सब क्या था, ये आपका था क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट सप्लाई और मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है। मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बहुत आसान है, इसको एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से समझ में आएगा। देखिए, इन ऑर्डर टू गेट कमर्शियल बैंक्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा तो मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक। और वो किसके थ्रू उसको पूरा करेगा, कमर्शियल बैंक के थ्रू ही पूरा करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल कस्टमर्स है या रेगुलर जो आम आदमी है, दे डोंट गो टू आरबीआई डायरेक्टली, वो तो अपना डेली टू डेली जितना भी ट्रांजैक्शन वो कमर्शियल बैंक से ही करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, अप्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर ऑन देम विच इज नोन एज मॉरल सुएशन। द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइजेस मॉरल सुएशन थ्रू लेटर्स, डिस्कशंस, हिंट्स एंड स्पीचेस टू बैंक। ठीक। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आरबीआई को कुछ काम करवाना है और उसका इफेक्ट जो है नॉर्मल पब्लिक पे आना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है उस पे आना चाहिए। आरबीआई अभी डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, पॉलिसी बना दिया। अब पॉलिसी को फुलफिल कौन करेगा, पॉलिसी को फुलफिल करेगा कमर्शियल बैंक। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा ना, परसुएशन करेगा। परसुएशन का मतलब जानते हैं, परसुएशन का मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि मेरा ये काम कर दो, लेकिन आप कुछ हिंट्स देंगे या कुछ अपने स्पीच में या लेटर में या डिस्कशन में कुछ ऐसा हिंट्स देंगे कि सामने वाला समझ जाए कि ये आदमी हमसे ये काम करवाना चाहता है। तो ये हो गया परसुएशन का मतलब। और साथ ही साथ आरबीआई प्रेशर भी क्रिएट करता है कि नहीं, ये करना ही पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, ये जो मेंटल प्रोसेस है, देखिए इसमें हम कुछ क्वांटिटेटिव नहीं कर रहे हैं। आरबीआई नहीं बोलेगा कि इसको 5% कर दो या 10% कर दो, ये पॉलिसी बनाया है। ये बोले आरबीआई सिंपली कमर्शियल बैंक को लेटर से, थ्रू डिस्कशंस और थ्रू परसुएशन एंड प्रेशर डाल के बोलेगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है। मॉरल सुएशन को अगर बहुत अच्छे से समझना है ना कि मॉरल सुएशन का प्रोसेस क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया इसको। मॉरल सुएशन का प्रोसेस क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिए। मान के चलिए आपके स्कूल से आपको एक ट्रिप में जाना है। ठीक है। और वहां पर आपको 10,000 रुपए चाहिए। मान के चलिए आप कोई ट्रिप में जा रहे हैं, स्कूल का एजुकेशनल ट्रिप, वहां आपको 10,000 रुपए चाहिए। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज़ पापा से बात करिए कि मुझे पैसे दे दे। और पापा जो है, पापा नहीं चाहते आप इस इसमें जाओ, क्या नाम है आपका, इस ट्रिप में जाओ। ठीक है। तो पापा को मान लीजिए आरबीआई है। ठीक है। मम्मी को मान लीजिए कमर्शियल बैंक है। और आप तो नॉर्मल पब्लिक है ही। तो पापा नहीं चाहते कि आप जाओ इस ट्रिप पे। तो पापा आप डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे, ये क्या करेंगे, मॉरल सुएशन का टेक्निक यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, पापा मम्मी को कुछ हिंट्स दे देंगे ऐसा कि या तो पैसा नहीं है, या तो वो नहीं चाहते अपनी बेटा बेटी को भेजना ग्रुप में ऐसे ऐसे। तो पापा आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब आरबीआई नॉर्मल कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं बोलेगा। आरबीआई क्या करेगा, मम्मी को मतलब कमर्शियल बैंक को कुछ हिंट्स दे देगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं नहीं चाहता वो जाए। अब मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि पापा लोग अच्छे से, मतलब उतना इमोशनली कनेक्शन नहीं होता जितना मम्मी को होता है। तो पापा क्या करेंगे, मम्मी को बोल देंगे। और मम्मी अपने तरीके से, क्योंकि मम्मी को पता रहता है ना कि अपने बच्चों को कैसे कोई भी काम को मनवाना है या कुछ भी करना है, तो मम्मी अपने तरीके से प्यार से बोल देगी। ठीक है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है ना, पापा देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ, मतलब एंड कस्टमर के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ बोल दिया तो मम्मी के थ्रू वो काम हो गया। अब आपने भी सोच लिया कि छोड़ो, इससे जाने से मेरा पैसा वेस्ट होगा या टाइम वेस्ट होगा, जो भी होगा इतने पैसे में कुछ और कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रिप जो है कैंसिल हो जाता है। ठीक है। कैंसिल हो जाता है मतलब आप मन बना लेते हैं कि नहीं जाएंगे। ठीक। तो यही सिचुएशन आप मान के चलिए, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को हिंट्स दे देता है और कंज्यूमर अपने हिसाब से लोन या तो लेना बढ़ा देगा,
अगर मनी सप्लाई गिरा हुआ होगा, तो मनी सप्लाई अगर कम होगा तो उसको ठीक करने के लिए लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, या फिर मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा तो लोन का अमाउंट गिराना पड़ता है। और लोन लेगा कौन? फाइनल कंज्यूमर लेगा ना। तो आरबीआई कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जिससे कमर्शियल बैंक उसको पास करेगा, और नॉर्मल जो एंड कंज्यूमर है उसको लगेगा कि चलो मनी सप्लाई अभी बढ़ा हुआ है तो लोन लेना ठीक बात नहीं है, हालांकि मुझे ज़रूरत है लेकिन मैं नहीं लूंगा अभी के लोन। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मेंटल खेल है ना, जो दिमाग में चलता है, इसी को बोलते हैं मॉरल सुएशन। ठीक। इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉरल सुएशन होगा क्या, होपफुली। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालिए, 5 मिनट या 10 मिनट का उसमें अलग वीडियो बना के एक डाउट वाला प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है मेरा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है, डायरेक्ट करता है अदर बैंक्स मतलब यहाँ कमर्शियल बैंक और जो आरआरबीज है उसका बात हो रहा है, रिगार्डिंग नॉट गिविंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉट गिविंग एंड गिविंग दोनों चीज लिखा है। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। ठीक है। क्रेडिट का मतलब यहाँ उधारी, या सिंपल सिंपल टर्म्स मान लीजिए लोन देना टू स्पेसिफिक सेक्टर्स फॉर सर्टेन पर्पसेस। ठीक। यहाँ पर सिलेक्टिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव मैम क्या होता है, पर्टिकुलर होते हैं कि इसको हमें लोन देना है और किसको हमें लोन नहीं देना। ठीक है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है ना, आरबीआई जो है बोल देता है कमर्शियल बैंक को, दे आर सर्टेन पर्टिकुलर पार्टीज और पर्टिकुलर सेक्टर्स, अगर वो लोन मांगे तो आप दे दीजिएगा, लेकिन और पर्टिकुलर ये सेक्टर है, ये लिस्ट है सेक्टर्स का, अगर ये लोन मांगे या ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोन मांगे तो इसको क्या करिएगा, मत दीजिएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मतलब यहाँ पर लोन का है ना एलोकेशन होता है, एलोकेशन होता है। आरबीआई जिसको अप्रूव कर दिया, आरबीआई ने जिस सेक्टर को अप्रूव कर दिया उसको लोन मिलेगा, जिसको डिनाई कर दिया उसको लोन नहीं मिलेगा। सिंपल सा यही बात है, और मेरे ख्याल से यहाँ ये हाँ खत्म होता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कमर्शियल बैंक आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, कमर्शियल बैंक के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बना है। और रिजर्व बैंक के ऊपर, या जो सेंट्रल बैंक होता है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो था। ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इससे मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा या यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो जो स्लाइड है ना, आपका मनी कंट्रोल वाला, मनी सप्लाई कंट्रोल करने वाला, ये जो स्लाइड्स है, अदर क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और यहाँ से ई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सॉरी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसका कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर ना जरूर से आने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए तो मॉनिटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसी से इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये सारा जो चीज हमने पढ़ा ना, ये रेपो रेट से लेके आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तक, ये सब आपका मॉनिटरी पॉलिसीज में आता है। तो इसका जब वीडियो बनाएंगे तो हालांकि वहां भी मैं जिक्र करूंगा एक बार कि क्या क्या होता है, लेकिन अभी आप अगर समझ गए तो वहां आपका बहुत समय बच जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने जो दोस्त हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लाता रहूँगा, और जो कि आपके स्टडी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब तक आ रहा है तब तक आप पढ़ते रहिए, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।